विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 15 दिसंबर से यूपी विधानसभा का शीत सत्र होगा और कैबिनेट 22 सर्कुलेशन से शीत सत्र को मंजूरी मिल गई है। शीत सत्र में लेखा अनुदान बिल लाएगी सरकार। तो 15 दिसंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा और बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गया। अनुभव, अब तो चुनाव के मुहाने पर प्रदेश पहुंच गया है, ऐसे में ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान विधानसभा के सदस्यों का ये आखिरी सत्र होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, ये आखिरी सत्र होगा और ये शीतकालीन सत्र है। बेसिकली इसलिए लाया जाएगा क्योंकि जो वोट ऑन अकाउंट है, यानी लेखानुदान सरकार को पास कराना होगा सदन में। और चूंकि मार्च तक का तो सदन में बजट पेश हो चुका है, लेकिन उसके आगे अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए किस तरीके से पेंशन देना है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना है, इन सारी चीजों के लिए ये वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है और ये पुरानी परंपरा है। और उसी के तहत अब 15 दिसंबर को ये जो शीतकालीन सत्र है वो बुलाया गया है। बहुत ही छोटा होगा, इसकी अगर हम अवधि की बात करें तो 3 से 4 दिनों का ही ये सत्र होगा कुल। और 15 तारीख को ये शुरू होगा और उसके बाद अब देखिए वोट ऑन अकाउंट हो सकता है उसके अगले दिन पेश किया जाए और उसके बाद जो है कुछ विधेयक जो है उन पर भी चर्चा होनी है। लेकिन आज कैबिनेट 22 सर्कुलेशन के जरिए जो दोनों सदन है विधानमंडल के, वो चाहे विधानसभा हो विधान परिषद हो, दोनों के सत्र को बुलाने की मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण सत्र है। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी के लिए। अयोध्या में बाबरी कांड को 29 साल पूरे हो गए और अयोध्या में अदालत का फैसला भी मंदिर के हक में जा चुका है, जिसके बाद भव्य राम मंदिर बनने का काम पूरी रफ्तार से जारी है। ऐसे में सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने भी इस सर्वे के जरिए समझने की कोशिश की है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से किस पार्टी को विधानसभा चुनाव में कितना फायदा नुकसान होता दिख रहा है। आप भी ये रिपोर्ट देखिए, जिससे साफ होगा कि जनता इस बारे में क्या सोच रही है। बाबरी कांड के 29 साल पूरे हो चुके हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत से फैसला आने के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का काम भी तेजी के साथ जारी है। वहीं कुछ महीनों में यूपी के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने सर्वे के जरिए ये समझने की कोशिश की कि राम मंदिर से भाजपा को चुनाव में कितना माइलेज मिलता दिख रहा है। ऐसे में हमने पहला सवाल किया, क्या राम मंदिर निर्माण से भाजपा को यूपी में चुनावी फायदा होगा? जिसके जवाब में 59% लोगों ने कहा कि हाँ, इससे फायदा होगा, जबकि 41% लोगों का मानना है कि नहीं, इससे भाजपा को कोई फायदा नहीं मिलेगा। वहीं इसके बाद हमने दूसरा सवाल भी जनता के बीच रखा। हमने पूछा कि चुनाव में कौन सा मुद्दा ज्यादा असरदार है, धर्म या फिर सरकार का काम? तो इसके जवाब में 37% लोगों ने धर्म को अहम बताया, जबकि 63% लोगों ने काम को तवज्जो दी। अयोध्या को लेकर हमने तीसरा सवाल भी जनता के बीच रखा, जिसमें हमने पूछा कि राम मंदिर के लिए किसे ज्यादा श्रेय दिया जाना चाहिए, जिसके जवाब में 49% लोगों ने इसका श्रेय भाजपा को दिया। वहीं 39% लोगों ने अदालत को इसका श्रेय दिया, जबकि 12% लोगों ने इसका श्रेय किसी को नहीं दिया। वहीं हम चौथा सवाल भी लेकर जनता के बीच गए, जिसमें हमने पूछा कि मुस्लिम नेताओं को अब अयोध्या विवाद को उठाना बंद करना चाहिए, जिसके जवाब में 74% लोगों ने कहा कि हाँ, मुस्लिम नेताओं को अब अयोध्या का मुद्दा उठाना बंद कर देना चाहिए, जबकि 26% लोग इसकी मुखालफत करते दिखाई दिए। वहीं अयोध्या के साथ ही मथुरा का मुद्दा भी गर्म होता दिख रहा है, जिसे लेकर जब हमने सवाल किया कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को उठाना सही है या गलत, तो इस पर 67% लोगों ने इस मुद्दे को उठाना सही बताया, जबकि 33% लोगों ने इसे गलत बताया। वहीं हम राम मंदिर से जुड़ा अहम सवाल लेकर भी जनता के बीच गए, जिसमें हमने पूछा कि भाजपा को राम मंदिर निर्माण पर वोट मांगना बंद करना चाहिए, तो 60% लोगों ने कहा कि हाँ, भाजपा को राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना बंद कर देना चाहिए, जबकि 40% लोगों ने इसका समर्थन किया। वहीं राम मंदिर और सियासत को लेकर एक अहम सवाल लेकर भी हम जनता के बीच गए, जिसमें हमने पूछा कि मंदिर निर्माण का सियासी तौर पर सबसे बुरा असर किस पर पड़ा, तो इसके जवाब में 33% लोगों ने सपा पर बुरे असर की बात कही, 4% लोगों ने बसपा का नाम लिया, 38% लोगों ने कांग्रेस को नुकसान की बात कही, जबकि 25% लोगों ने कहा कि वो इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। वहीं हम अयोध्या को लेकर अखिलेश यादव का सवाल लेकर भी जनता के बीच गए, जिसमें हमने पूछा कि अखिलेश को चुनाव से पहले अयोध्या का दौरा करना चाहिए, तो 32% लोगों ने कहा कि हाँ, उन्हें अयोध्या जाना चाहिए,
56% लोगों ने कहा कि किसी भी वक्त उन्हें अयोध्या जाना चाहिए, जबकि 12% लोगों ने कहा कि नहीं, उन्हें अयोध्या नहीं जाना चाहिए। वहीं हम राम मंदिर से जुड़ा अहम सवाल लेकर भी जनता के बीच गए, जिसमें हमने पूछा कि भाजपा अगर जीती तो इसमें राम मंदिर निर्माण को कितना श्रेय दिया जाना चाहिए। तो जवाब में 51% लोगों ने कहा कि भाजपा को बहुत ज्यादा श्रेय मिलना चाहिए, 38% लोगों ने कहा कि बहुत कम श्रेय मिलना चाहिए, जबकि 2% लोगों ने कहा कि वो इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में अयोध्या के मुद्दे पर भाजपा को इसका सीधा फायदा मिलता दिख रहा है, जहां पर ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका फायदा जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का चुनावी पारा कल और बढ़ने वाला है, क्योंकि प्रदेश के एक छोर यानी कि पश्चिमी यूपी के मेरठ में सपा और राष्ट्रीय लोकदल की साझा रैली होने वाली है, जिसमें गठबंधन के बाद पहली बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक मंच पर होंगे। जबकि प्रदेश के दूसरे छोर पर यानी कि पूर्वांचल के गोरखपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, जो एक बार फिर पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे और रैली को संबोधित करेंगे। और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी के ताबड़तोड़ दौरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी कल गोरखपुर का दौरा करेंगे, जहां वो एम्स और खाद कारखाना के लोकार्पण के अलावा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण कर न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल को 10,000 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे। आपको बता दें कि खाद कारखाना को बनाने पर करीब 8600 करोड़ रुपए, जबकि एम्स को बनाने में 1400 करोड़ खर्च हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर दौरे से पहले सीएम योगी ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा इसलिए खास है क्योंकि पीएम यहां पर एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण तो कर रहे हैं, साथ ही पूर्वांचल के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। और सबसे अहम बात यह है कि 90 के दशक में एक हादसे के बाद ये जो खाद फैक्ट्री है ये बंद हो गई थी। 2016 में इसका एक बार फिर से जीर्णोद्धार शुरू हुआ, बनाया गया कारखाना, और उसके बाद यहाँ पर अब बेहतरीन क्वालिटी की नीम कोटेड खाद तैयार की जाएगी। तो हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन खाद बनाई जाएगी। लगभग 350 कर्मचारियों को यहाँ पर सीधा रोजगार मिल पाएगा। तो सियासी तौर से पूर्वांचल को साधने की कोशिशों में ये एक बड़ा कदम है। दो 2022 के चुनाव में भाजपा को पश्चिमी यूपी में घेरने के लिए अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया। कुछ दिन पहले ही लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई, जिसके बाद सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन तय हो गया था। और अब कल दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ मेरठ की रैली में अपनी ताकत दिखाएंगे। कल होने वाली रैली को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रैली से पहले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बताया कि जल्द ही दोनों दल मिलकर 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपने आगे की रणनीति और सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करेंगे। पहली बार है कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले एक राजनीतिक मंच हम लोग साझा करेंगे। और सभाएं तो बड़ी बड़ी हो ही रही हैं, पंचायतें बड़ी बड़ी हमने की, लोगों में बहुत उत्साह है, लोग देखना चाहते हैं एक बेहतर विकल्प। जो आज मौजूदा हालात हैं, डबल इंजन की फेल सरकार है, उसके विरोध भी है लोगों के बीच में। और लोग चाहते हैं कि जो लोकदल की भूमिका रही, लोग चाहते हैं कि पुराने रंग में हम लोग भी आएँ। और एक खुशी की लहर भी है हमारे कार्यकर्ताओं में कि जब गठबंधन का एक ऐलान सा हो चुका है, जब मैं अखिलेश जी से मिला तो उससे एक संदेश किया। लेकिन ये पहली बार मौका मिलेगा लोगों को उन बातों को इजहार करने का। और हमारे यहाँ क्षेत्र में ये एक परंपरा भी रही है कि चीज़ें बंद कमरे में तय नहीं होती, सार्वजनिक तौर पर उन बातों की चर्चा होती है। वहीं कल मेरठ में होने वाली सपा और आरएलडी की रैली पर भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव सोचेंगे कि रैली में भीड़ तो आती है, लेकिन वोटिंग के वक्त
कहां चली जाती है? मेरठ में आप मेरठ से लगातार विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मेरठ में आपकी अच्छी पकड़ है। कल वहाँ पर रैली हो रही, ज्वाइंट रैली हो रही है, अखिलेश यादव भी जाएंगे, जयंत चौधरी भी रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर भी रहेंगे। क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगातार अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ भी खूब जुट रही है। नहीं, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सबको अपना अपना काम करने का। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अटल जी कहा करते थे कि मेरी रैली में इतनी भीड़ आती है, वोट के समय कहाँ चली जाती है। तो यही बात हो सकता है बाद में अखिलेश यादव भी कहें कि रैली में भीड़ तो इतनी आई थी, कहाँ चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ का दौरा किया, जहां पर उन्होंने सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में 74.14 करोड़ की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। मुख्यमंत्री योगी ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी विपक्ष खास तौर पर सपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा लगा हो, समझ लें कि वो सबसे बड़ा गुंडा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। आजमगढ़ दौरे पर सीएम योगी ने सपा के झंडे को लेकर बड़ा हमला बोला तो सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सीएम योगी पर पलटवार करते हुए चुटीले अंदाज में तंज कसा है। जिसमें लगा भाजपा का झंडा उसमें बैठा बड़का गुंडा, ना लगाई ब्रेक दे सबके रोन। 2022 में वोटवन से जनता दे इनके रोन। बच के रहिया इनसे सबरा लोग। यूपी चुनाव 2022 से पहले भाजपा की विपक्ष में सेंधमारी लगातार जारी है। पार्टी ने आज सपा के 6 नेताओं को भाजपा में शामिल कराया, जिसमें सपा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री किरण जाटव भाजपा में शामिल हुए। इसके अलावा प्रसपा की राष्ट्रीय सचिव मनीषा सिंह, महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय सचिव शबाना खंडेलवाल, सपा से सिधौली के ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा पूर्व आईपीएस मनोज झा और कवि सौरभ भी भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर किरण जाटव ने कहा कि जाटव समाज भाजपा के साथ है। किरण जाटव जो सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, मेरठ से आती हैं, 2016 में अपनी पार्टी बना ली थी। किरण जी, आप जाटव समाज से आती हैं। माना जाता है जाटव समाज हमेशा से बीएसपी के साथ रहा है। आप सपा में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नहीं, आज बीजेपी ज्वाइन आपने की, जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। क्या जाटव समाज बीजेपी के साथ आएगा? जी बिल्कुल आएगा जाटव समाज, क्योंकि ऐसा है ना, इस वक्त जाटव समाज एक अपने आप को है ना बेसहारा सा महसूस कर रहा है राजनीति में। उसे एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिल रहा। चौधरी अखिलेश यादव कल वहाँ पे रैली करेंगे, उसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, उनका जो अपना वोट बैंक है, बस वही थोड़ा बहुत उनके पास रहेगा, वरना जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है या जो दलित समाज है, जो एससी समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आएगा। तो ये किरण जाटव हैं, आज बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की है, जाटव समाज से आती है और कोई ना कोई वेस्टर्न यूपी से खासतौर से जाटव समाज का बड़ा लीडर बीजेपी ज्वाइन करता है और आज भी कुछ इसी तरह की ज्वाइनिंग हुई है। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, भी गंगा, लखनऊ। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने कॉमन सिविल कोड मुद्दे के जरिए मुसलमानों को डराने वाला बयान दिया। एस टी हसन ने कहा कि सरकार कॉमन सिविल कोड के तौर पर ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे मुसलमानों के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, वो दूसरी शादी तक नहीं कर पाएंगे। एस टी हसन के इस बयान पर भाजपा के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने निशाना साधा। बृजलाल ने कहा कि एस टी हसन का बयान महिलाओं और नियमों के खिलाफ है। अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। हम अपनी औलाद को विरासत में जो तरका देते हैं, पूरी दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने औरतों को हमारे हिबे खत्म हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। एक बड़ी समस्या क्या आएगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 खत्म हो जाएगा। जो बयान है ये बहुत ही निंदनीय है। देश की एकात्मता, एकता, अखंडता, अक्षुण्णता के लिए एक संविधान, एक विधान और एक प्राविधान,
ये अनिवार्य होना चाहिए देश के लिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो कहा कि तुम दो शादी नहीं कर पाओगे, ऐसी जो विचार है वो पाशविकता का विचार है। ऐसे वो लोग कहते हैं जो महिलाओं को मनोरंजन और प्रजनन का साधन मानते हैं। ये एसटी हसन की मानसिकता है जो वो अपने मुसलमानों को बता रहे हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण में हजारों लोगों की आस्था है, ऐसे में मुस्लिमों को खुद ही विवादित जमीन खाली कर देनी चाहिए। यही नहीं, हरनाथ सिंह ने यह भी कहा कि मुस्लिमों को समझना चाहिए कि उनके पुरखे भी कृष्ण और राम के वंशज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर अगर मथुरा में नहीं बनेगा तो क्या लाहौर और रावलपिंडी में बनेगा। और आज 6 दिसंबर को जो कुछ हो रहा है तो वो हिंदू समाज की भावनाओं का प्रकटीकरण है। उसको जो है देश को और विशेष तौर से मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करूँगा, उसको समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात, उनके यदि पुरखे की बात करें तो उनके पुरखे भी भगवान राम और भगवान कृष्ण ही थे, तो अपने पुरखों के प्रति सम्मान प्रकट करना उनका भी दायित्व बनता है। केशव मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान के से ये साबित होता है भगवान कृष्ण का मंदिर यदि मथुरा में नहीं बनेगा तो लाहौर में थोड़ी बनेगा, रावलपिंडी में थोड़ी बनेगा। यहाँ तो भगवान कृष्ण का मंदिर बनना ही चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी यूपी आते हैं तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलती है। केशव प्रसाद ने यूपी में पीएम मोदी के गोरखपुर और वाराणसी दौरे के बारे में जानकारी दी। जहाँ पर भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मिल जाए वहाँ तो खुशी की लहर हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश में भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है तो उत्तर प्रदेश के लिए भी खुशी की लहर है, उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। और उसी के क्रम में 7 तारीख को गोरखपुर और 13 तारीख को काशी, जो उनका स्वयं का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ उनके आगमन का कार्यक्रम है। मैं स्वागत भी करता हूँ और यह 7 और 13 तारीख को बड़ी सौगातें उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश के लिए, दुनिया के लिए मिलने वाली है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इन दिनों एक तरफ उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ा है तो बर्फबारी की वजह से कुदरत का पारा गिर रहा है। जी हां, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने लगी है। उत्तराखंड से अलग अलग जगह की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप देख पाएंगे कि इस समय उत्तराखंड में किस तरह का नजारा है। 6 तस्वीरें हैं औली, जोशीमठ, चमोली, उत्तरकाशी, धारचूला और बड़कोट, जहां पर बर्फबारी का मौसम बना हुआ है। तो सर्दी के मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और निश्चित तौर से अब यहां पर बर्फबारी हो रही है तो फिर मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। जोशीमठ में भी मौसम का मिजाज बदलते ही बद्रीनाथ धाम, औली, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में गोरसों समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। इसके साथ ही नंदा देवी, नीलकंठ, कामेट, माड़ा और हाथी गोड़ी समेत दर्जनों चोटियां बर्फ से ढक गई। बद्रीनाथ धाम में 3 इंच तक बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। साथ ही क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उधर जोशीमठ के औली में भी बर्फबारी हुई। औली को सैलानी इसकी बर्फबारी वादियों के लिए पसंद करते हैं। साथ ही सैलानियों को बर्फबारी की जैसी खबर मिल रही है औली का रुख करने लगे हैं। इस दौरान सैलानी बर्फ पर मस्ती कर रहे हैं। यमुना घाटी में मौसम का मिजाज बदल गया है। एक तरफ यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई तो वहीं दूसरी तरफ मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में बर्फ गिरी है। जमीन पर बर्फ बिछी नजर आ रही है तो वहीं पेड़ों पर भी बर्फ जम गई है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।